एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है मनी। और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ये चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और कंप्लीट करते हैं आज ही इस वीडियो में। शुरू करते हैं। हर चैप्टर का नाम है मनी, बट मनी होता क्या है हमें पता ही है, जो कि है पैसा। ठीक है, बट मनी को और डिटेल में समझने से पहले हम थोड़ा सा पुराने टाइम में चलते हैं कि पहले के टाइम में किस तरह से एक्सचेंज होता था, किस तरह से ट्रांजेक्शन होती थी। तो आप देखिए, हमें कुछ चीजें समझनी है कि पहले के टाइम पे एक सिस्टम फॉलो होता था जिसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है जी? बार्टर सिस्टम का मतलब है कि जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, गुड्स के बदले, वो होती है बार्टर इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें, मान लो कि कोई मिस्टर एक्स है और एक है मिस्टर वाई। ठीक है, एक्स के पास व्हीट है और वाई के पास राइस है। ठीक है, अब सपोज एक्स को चाहिए राइस और वाई को चाहिए व्हीट, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे गुड्स। इसी सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को, ये जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब कि एक्स को जो चीज चाहिए वो वाई के पास है और वाई को जो चीज चाहिए वो एक्स के पास है, यानी कि दोनों की नीड्स पूरी हो पा रही है। ठीक है, जिसको जो चीज चाहिए वो सामने वाले के पास है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, और ये सिस्टम क्या है? हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक है, अगर आप आज भी देख लो यार, हमें ये सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। हमारे घर के आसपास कई बार ऐसे आते हैं लोग साइकिल पे, जो बर्तन लेके आते हैं या प्लास्टिक का सामान लाते हैं, और वो चीज हम खरीद लेते हैं और उसके बदले पुराने कपड़े देते हैं जो कि हम यूज नहीं कर रहे, और वो जो लोग हैं वो उन्हें अपने काम में आगे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने गुड्स के बदले गुड्स ही तो एक्सचेंज करे। तो ये भी क्या है? बार्टर सिस्टम ही है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यार बार्टर सिस्टम बहुत टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो सकता, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलो रीड करते हैं। देखो, बार्टर सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सच एक्सचेंज एग्जिस्ट्स इन एन सीसी इकोनॉमी, या फिर आप बोल सकते हो बार्टर इकोनॉमी। हियर सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। ठीक है, सी का मतलब है कमोडिटी। गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है। इसी सिस्टम या इसी इकोनॉमी को हम कहते हैं बार्टर इकोनॉमी। राइट, अब क्या लिमिटेशंस थी सिस्टम के? तो 4 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अभी मैंने आपको बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब। अब बार्टर सिस्टम में यार जरूरी नहीं है कि मिस्टर एक्स के पास, अगर देखो मिस्टर एक्स के पास अगर व्हीट है और वाई के पास अगर राइस है, ठीक है, अब मान लो कि एक्स को चाहिए शुगर जो कि वाई के पास नहीं है, और वाई को चाहिए व्हीट जो कि एक्स के पास है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो वाई की नीड है वो पूरी हो जाएगी, उसको व्हीट मिल जाएगा, बट एक्स को चाहिए शुगर, बट उसकी नीड पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यार आपको जो चीज चाहिए वो सामने वाले के पास जरूर बिल्कुल हो, है ना? ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में हमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली, जो कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, दूसरा आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कि जितने भी गुड्स हैं उनकी सेम वैल्यू नहीं है ना? मैं आपको बोलती हूँ कि यार आप मुझे 1 ग्राम सोना दे दो, 1 ग्राम गोल्ड मुझे दो, मैं आपको उसके बदले 1 किलो आलू दूंगी। तो कैसे करोगे एक्सचेंज? दोनों की वैल्यू ही अलग है ना? हर किसी की वैल्यू अलग है, गुड्स की वैल्यू अलग है। कुछ आप किलो में मेजर करते हो, किसी को लीटर में मेजर करते हो, तो कैसे आप वहां पे एक्सचेंज कर सकते हो? इक्वालिटी तो है ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की। तीसरा आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। सिंपल चीज है कि आप गुड्स को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। बहुत सारे गुड्स पेरिशेबल होते हैं जो कि खराब हो सकते हैं, है ना? अगर आपके पास टमाटर हैं, उनको कब तक स्टोर कर लोगे? खराब हो जाएंगे। इस तरह से कोई और सब्जी, आपके पास कोई फ्रूट है, तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम तक, उनकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाएगी और खराब भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी एक लिमिटेशन थी कि आप गुड्स को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करते हैं पैसे की, मनी की, तो आप उसको कितने भी टाइम तक स्टोर कर लो। हम लोग सेव करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? फोर्थ आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स, है ना? आप पैसे को सेव करते हो फ्यूचर में पे करने के लिए। मैंने किसी से उधार लिया है कुछ, तो मैं फ्यूचर में पे कर सकती हूँ अगर मेरे पास पैसा है तो। बट अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करूं,
तो वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं थी, है ना। मान लो कि मैं किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे आज 2 मैंगोज दिए हैं, ठीक है, 2 मैंगो दिए हैं मेरे को, और उसने मुझे बोला है कि आप ये मैंगो मुझे 1 साल बाद रिटर्न कर देना। कैसे करूंगी रिटर्न? पॉसिबल ही नहीं है यार, सेम साइज का मैंगो, सेम कलर, सेम उसका टेस्ट, कैसे रिटर्न करूंगी? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में ये भी एक प्रॉब्लम थी कि आप फ्यूचर पेमेंट्स में गुड्स को यूज नहीं कर सकते। ओके, तो 4 लिमिटेशंस हैं बार्टर सिस्टम की। सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दूसरा आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि हर एक गुड की वैल्यू अलग अलग है, राइट। देन लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप स्टोर नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम तक। और फोर्थ आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, राइट। तो ये सभी लिमिटेशंस थी, डिफिकल्टीज थी जो कि हमने बार्टर सिस्टम में देखी, और इन्हीं डिफिकल्टीज को, लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हम कहते हैं मनी, ठीक है। मनी जब आया तो मनी ने इन सभी लिमिटेशंस को दूर कर दिया। तो मनी होता क्या है? मनी सिंपली कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है। मनी कैन बी एनीथिंग जिसको लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए, दैट इज मनी, राइट। अब मनी में हमारे पास 2 फंक्शंस आते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब कि मनी के मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, और दूसरा आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी यानी कि कुछ एडिशनल फंक्शंस जो कि मनी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी में आता है सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम यूज कर सकते हैं एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, राइट। तो मनी को आप यूज करते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा आता है मेजर ऑफ वैल्यू। आप देख लो यार, मनी के टर्म्स में हम किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी हो, आप उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू देखने के लिए मिलती है, जो कि एक लिमिटेशन थी इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। आप पैसे को स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल करते हैं हम लोग, सेव करते हैं ताकि हम फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सके, राइट। तो मनी में ये एक चीज है कि आप पैसे को स्टोर कर सकते हो। और फोर्थ आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। हम पैसे को यूज कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट्स करने के लिए, है ना। मैंने अगर बैंक से लोन लिया है और मुझे वो लोन 5 साल बाद देना है या 4 साल बाद पे करना है, तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो फ्यूचर पेमेंट्स करने के लिए हम पैसे को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये जितने फंक्शंस थे ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन थी इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम, और यही फंक्शन बन जाते हैं मनी के, ठीक है। 2 फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी में स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्लियर? हर एक पॉइंट समझ में आया? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई का मतलब होता है कि पब्लिक के पास कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो होता है मनी सप्लाई। It is the total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. एक इकोनॉमी में पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है, वो होती है मनी सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की, तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये सर्कुलर फ्लो में पढ़ाया था। 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, स्टॉक एंड फ्लो, राइट। तो अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो तो वो हम बोलते हैं कि वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। पब्लिक के पास एक पॉइंट पे जितना ही पैसा होगा वो मनी सप्लाई होती है। दूसरी चीज आपको समझनी है कि मनी सप्लाई में हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक में हम बात करते हैं किसकी? पब्लिक में हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की और फर्म्स की, ठीक है, जो कि मनी यूजिंग सेक्टर है, जो कि पैसे को यूज कर रहा है, ठीक है। मनी सप्लाई में आपको इग्नोर करना है मनी क्रिएटिंग सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट और बैंक्स, इनको हमें इग्नोर करना है क्योंकि पैसा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मनी, देखो मनी सप्लाई में हमें लेना है जो सेक्टर मनी यूज कर रहा है, यानी कि आपके इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड और फर्म्स। मनी क्रिएटिंग सेक्टर हमें इग्नोर करना है, जिसमें आते हैं बैंक्स और गवर्नमेंट, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब आप समझे, पब्लिक में हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की और फर्म्स की, जो कि पैसे को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या है, आपको क्लियर हुआ? चलो अब चलते हैं आगे लास्ट टॉपिक पे, जो कि आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई।
व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स? मेजर्स का मतलब होता है, देखो मनी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है ना, करेंसी में हो सकती है कि मेरे पास अभी कैश है, चेक्स भी हो सकते हैं, मैंने एफडी करी है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, वो भी एक तरह से पैसा ही है, मनी है। तो पैसा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, इसलिए हमने 4 मेजर्स बनाए हैं। सबसे पहले आता है M1, दूसरा है M2, तीसरा है M3 और चौथा है M4। 4 तरह के मेजर्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M का मतलब है मनी सप्लाई, ठीक है। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए M1 की अगर मैं बात करती हूँ तो M1 जो है सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मेजर है मनी सप्लाई का। लिक्विड मतलब कि ये इक्वल टू कैश है, बहुत इजीली आप इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, जिसमें हमें 3 चीजें लेनी होती हैं, सीसी, डीडी एंड ओडी। ये क्या है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ठीक है। डीडी होता है डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और ओडी यानी कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। वन बाय वन समझते हैं इसे। सबसे पहले कॉइन्स एंड करेंसी, जो कि पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास जितना ही पैसा है, जितने भी रुपी नोट्स हैं या कॉइन्स हैं, वो सब आते हैं M1 में। दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब कि आपको ये ऑप्शन मिलता है बैंक से कि आप अपना पैसा डिपॉजिट कराओ बैंक में, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हो कैश के थ्रू, सॉरी चेक के थ्रू। दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, कि आप डिपॉजिट कर दो बैंक्स में, और जब भी आपको पैसा विड्रॉ करना हो तो आप चेक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। और तीसरा आता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अपने कुछ डिपॉजिट आरबीआई के पास करे हों, या फिर कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा आरबीआई के पास रखा हो, तो वो सब आ जाते हैं अदर डिपॉजिट्स में, ठीक है। तो M1 में 3 चीजें हैं, सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, और तीसरा आता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है। ये जो M1 है ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड, ठीक है, बहुत इक्वल टू कैश ही है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास M2। M2 में हम बात करते हैं M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। M2 में हमें लेना है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में कुछ सेविंग्स हम डिपॉजिट करते थे, ठीक है, तो वो हम M2 में लेते हैं। ये लेस लिक्विड है एज कंपेयर टू M1, क्योंकि देखो सेविंग डिपॉजिट में आपको चेक फैसिलिटी नहीं मिलती, चेक फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती है, इसलिए ये कहीं ना कहीं लेस लिक्विड हुआ एज कंपेयर टू M1, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास M3, जिसमें हम लेते हैं M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट का मतलब आप ले सकते हो एफडी से, ठीक है। आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट करा हुआ है बैंक के पास, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए आपने डिपॉजिट कर दिया है, तो अगेन ये भी कहीं ना कहीं और ज्यादा लेस लिक्विड हुआ एज कंपेयर टू M1, ठीक है। यहाँ पे भी आप पैसा एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ आता है M4, जिसमें हम करते हैं M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। M3 ले लो यानी कि ये वाला, उसमें टोटल डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास है उन्हें ऐड कर दो तो हमारे पास M4 आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 मेजर्स हैं जिनको आपको समझना है कि किसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम में आपसे M1 ही पूछा जाता है, जिसमें हमने 3 पढ़े, सीसी, डीडी एंड ओडी, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और कौन से मेजर में कितने कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। M1 अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड है, ठीक है, और M4 मोस्ट ब्रॉडेस्ट है, सबसे ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है वो M4 होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट है मनी। मनी एंड बैंकिंग, इस यूनिट में 2 चैप्टर्स आते हैं, एक तो मनी जो कि हमने आज पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे और उसे भी एक ही वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझ के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना ये वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट करो, बुक से रीडिंग कर लो, और बहुत सिंपल छोटा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन मेनली मनी सप्लाई क्या है,
मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और M1 आपको अच्छे से पढ़ना है, तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और सेंट्रल बैंक क्या होता है, इससे पहले एक टॉपिक समझते हैं। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे बैंक्स होते हैं, सबको ही पता है ना, आपके आसपास काफी सारे बैंक्स हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, SBI है, कैनरा बैंक है, येस बैंक हो गया, HDFC बैंक है। ये जितने भी बैंक्स हैं जो हमारे आसपास है, जिनके साथ जनरल पब्लिक डील करती है, उन्हें हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जनरल पब्लिक का हिसाब किताब चल रहा होता है कमर्शियल बैंक के साथ। कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, यानी कि आपका पैसा एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लस ये आगे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, कमर्शियल बैंक किसके साथ डीलिंग कर रहा होता है, जनरल पब्लिक के साथ। ठीक है, अगर हमें अपना पैसा डिपॉजिट करना है तो कहां पे करेंगे, कमर्शियल बैंक में। ठीक है, अगर हमें लोन लेना है तो हम किसके पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, इसमें मैंने आपको बहुत सारे बैंक्स बताए, लेकिन कमर्शियल बैंक्स को भी तो कोई ना कोई रेगुलेट करता होगा। अगर कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड हुई, पैसा चाहिए या अपना पैसा जमा करना है, डिपॉजिट करना है, तो वो कहाँ पे करेगा, तो उसके लिए कमर्शियल बैंक रीच आउट करता है टू दी सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जनरल पब्लिक किसके साथ डील कर रही होती है, कमर्शियल बैंक के साथ। और अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए या अपना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है या कुछ और फैसिलिटीज लेनी है, और सभी कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का। ठीक है, तो जो जनरल पब्लिक है वो कभी भी सेंट्रल बैंक के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती है। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक्स हैं और कमर्शियल बैंक्स के लिए आगे सेंट्रल बैंक है, जो कि एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन है, एक मेन बॉडी है जो सभी कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करती है। हमारे पूरे कंट्री का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसे रेगुलेट करती है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है RBI। RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना आपको पता होगा कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, जितनी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका अपना सेंट्रल बैंक होता है, जो कि पूरे मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक सिस्टम को या बैंकिंग सिस्टम को मैनेज कर रही होती है। तो यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है इसका नाम होता है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, और इसी तरह यूके का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये अपने अपनी कंट्रीज के अपने अपने सेंट्रल बैंक हैं। राइट, अब समझो, आगे चलते हैं कि सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या है। सेंट्रल बैंक में क्या लिखा हुआ है समझते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स मतलब कि एक एसेंशियल बॉडी, एक मेन बॉडी है जिसके पास सुपीरियर पावर है, दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, regulates and directs the entire banking system and monetary structure of our country। सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स बॉडी है जो कि पूरे ही बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, डायरेक्ट करती है कि किस तरह से काम करना है, रेगुलेट करके चलती है हमारी कंट्री का मॉनेटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, वो बॉडी, वो इंस्टीट्यूशन क्या है, सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में RBI इज द सेंट्रल बैंक। ठीक है, और अभी अगर हम करंटली देखें, RBI के जो करंट गवर्नर हैं उनका नाम है शक्ति कांता दास। ठीक है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, तो आपको इतनी चीज बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। 5 फंक्शंस है, हमें एक एक करके समझने हैं। सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में जितनी भी करेंसी है उसे इश्यू करने की अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास है। ठीक है, इसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि किस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंकर का रोल प्ले करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ओके, देन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, जो पैसा है, उसका कंट्रोलर सेंट्रल बैंक है, किस तरह से, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, फॉरेन करेंसी है हमारी कंट्री में, उसको अपनी कस्टडी में रखने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का। ठीक है,
चलो अब इन्हें वन बाय वन समझते हैं। और आज मेरे पास नोट्स नहीं है, पहले से कुछ भी मैंने बनाया हुआ नहीं है, तो साथ साथ हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आता है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी यानी कि एक कंट्री में जितनी भी करेंसी है उसे इशू करने की पावर सेंट्रल बैंक के पास होती है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आरबीआई के पास ये पावर है कि वही जो है सारी करेंसी इशू करता है। पैसा कौन प्रिंट करेगा? आरबीआई प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जितने भी 1 रुपी नोट्स हैं और कॉइन्स हैं ये इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी 1 रुपी नोट्स और कॉइन्स हैं उन सबको इश्यू करने की पावर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, ठीक है। और बाकी जितनी भी रिमेनिंग करेंसी है वो कौन इश्यू करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। ओके, जितने भी आप नोट्स देखोगे उस पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, बट जितने भी हमारे 1 रुपी नोट्स हैं उस पर आपको सिग्नेचर देखने के लिए मिलते हैं ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी, राइट। तो दिस इज द पार्ट। करेंसी अथॉरिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि इंडिया में किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक है जो कि करेंसी इशू करता है, ठीक है। जिससे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है कि एक ही बॉडी है जो पैसा प्रिंट कर रही है, जो पैसा इशू कर रही है, तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी रहती है, किसी भी तरह की चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलते, ठीक है। पब्लिक के दिमाग में एक फेथ बना रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, राइट। ये है। ओके, इसके बाद दूसरा आता है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। बैंकर टू दी गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हो सकता है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो, या फिर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कभी पैसे की नीड हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि पैसा चाहिए, तो उस केस में गवर्नमेंट रीच आउट करती है टू द सेंट्रल बैंक, ओके। गवर्नमेंट में बेसिकली जो सेंट्रल बैंक है वो 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए। सबसे पहले एक तो एज अ बैंकर, दूसरा एज एन एजेंट, और तीसरा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा चाहिए तो वो किसके पास रीच आउट कर सकता है? टू द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो वहां पे क्या है, अगर एज अ बैंकर हम देखें तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है उसको बैलेंस करके चलता है, उसको मेंटेन करके चलता है। गवर्नमेंट के पास जितना ही पैसा आ रहा है और जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं उन सबका हिसाब किताब सेंट्रल बैंक रखता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को कुछ भी लोन चाहिए या कुछ भी पैसे की नीड है तो वहां पे सेंट्रल बैंक हेल्प करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है। दूसरा होता है एज एन एजेंट। एजेंट का मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक से कुछ भी लोन ले रखा है, पब्लिक डेट जितना भी है, ठीक है, पब्लिक का कर्जा, उसको मैनेज करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है, ठीक है। तो एज एन एजेंट हमने समझा। और तीसरा है फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब कि सेंट्रल बैंक जो हमारी गवर्नमेंट है उसको टाइम टू टाइम हेल्प करता है, गाइड करता है रिगार्डिंग दी मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ आर कंट्री, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आर कंट्री, ठीक है। तो अगर हम बैंकर टू द गवर्नमेंट में देखें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एज अ बैंकर वो क्या कर रहा होता है, दूसरा एज एन एजेंट क्या काम होता है, और तीसरा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या रोल प्ले करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। चलिए इसके बाद थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में क्या क्या चीजें हैं? देखिए बैंकर्स बैंक का मतलब कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो बैंक होगा, जो उनका एक बड़ा बैंक होगा, वो हमारा सेंट्रल बैंक है। मैंने आपको भी बताया पहले कि पब्लिक डील करती है कमर्शियल बैंक के साथ और कमर्शियल बैंक को मैनेज करता है सेंट्रल बैंक। तो जितने भी बैंक्स हैं हमारी कंट्री में उन सबका बैंकर कौन है? सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करता है। हमारा सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स का मतलब क्या है कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको जितना भी उनके पास डिपॉजिट आ रहा है, जैसे कि आपने किसी बैंक में, आपके आसपास घर के आसपास कोई बैंक है जैसे कि HDFC बैंक है, आपने HDFC बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट कराए, ठीक है, 100 रुपए डिपॉजिट करा दिए, तो जो वो बैंक है वो सारा का सारा पैसा लोन के फॉर्म में नहीं देता।
कुछ अमाउंट सेव करके चलना होता है, कुछ रिजर्व्स बना के चलने होते हैं कि मान लो इसमें से 80 का तो लोन दे दिया और जो रिमेनिंग 20 बचे इसको वो रिजर्व करता है, ठीक है। और ये रिजर्व मेंटेन करने होते हैं सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक के जितने भी कैश रिजर्व्स हैं उनको अपनी कस्टडी में सेंट्रल बैंक रखता है, ठीक है। जितने भी रिजर्व्स हैं उनको अपने पास कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल बैंक अपने पास मेंटेन करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कि कमर्शियल बैंक के जितने भी रिजर्व्स हैं उनको अपनी कस्टडी में रखने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कमर्शियल बैंक को कभी भी पैसे की नीड है और किसी और सोर्स से पैसा अरेंज हो ही नहीं पा रहा, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ चुकी है, तो उस केस में कमर्शियल बैंक रीच आउट कर सकते हैं टू दी सेंट्रल बैंक, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो सेंट्रल बैंक हेल्प करता है हमारे कमर्शियल बैंक को पैसा प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो अगर लास्ट ऑप्शन देखें तो सेंट्रल बैंक ही है जो कि हमारे सभी कमर्शियल बैंक को हेल्प करता है फंड्स प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो दैट इज वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ओके, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब कि सेंट्रल बैंक एक्ट करता है एज अ क्लियरिंग हाउस, यानी कि जिस तरह से पब्लिक का अकाउंट्स कमर्शियल बैंक्स के पास होता है, ठीक है, आपके बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं, इसी तरह सभी कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स सेंट्रल बैंक के पास भी होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए दो बैंक हैं, एक है HDFC, ठीक है, और एक है येस बैंक। ये दो बैंक्स हैं, इन दोनों के ही अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होंगे। तो इन दोनों बैंक्स के बीच में जितना भी हिसाब किताब है, कुछ भी रिसिप्ट्स हैं या कुछ भी पेमेंट्स हैं, तो वो सेंट्रल बैंक अपने ही बिहाफ पे क्लियर कर देता है, ठीक है। अगर कुछ भी पैसा HDFC से येस बैंक में भेजना है या येस बैंक से HDFC में भेजना है, तो वो सारा काम जो हिसाब किताब है वो सेंट्रल बैंक कर लेता है, ओके। कुछ भी अगर सेटलमेंट करनी है, कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, उनको क्लियर करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या समझा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में बैंकर्स बैंक की अगर बात करें तो सबसे पहले कैश रिजर्व को अपनी कस्टडी में रखता है सेंट्रल बैंक। दूसरा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि अगर कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो उस केस में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा दे सकता है, ठीक है। और तीसरा क्लियरिंग हाउस, कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके अकाउंट्स को सेटल करना, उनके डिस्प्यूट को सेटल करने का काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का होता है, ठीक है। और इसमें हमने क्या पढ़ा, एक सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मतलब कि ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में देख ही लिया कि पूरा ही जो हमारा मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, हमारे सभी कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का होता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट या फोर्थ फंक्शन, जिसे हम कहेंगे कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको आप ध्यान से समझना। मनी सप्लाई क्या होती है, ये हमने अपने मनी वाले चैप्टर में पढ़ा कि पब्लिक के पास एक पॉइंट पे कितना पैसा होता है, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि सेंट्रल बैंक किस तरह से उस मनी सप्लाई को, इकोनॉमी में जितना ही पैसा है उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन समझ, तो इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई, तो महंगाई के केस में सबसे बड़ा रीजन जो होता है महंगाई होने का, वो मनी सप्लाई होता है, ठीक है। अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, पैसा बढ़ गया है, तो उस केस में क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, बट सप्लाई लिमिटेड होती है। तो अगर डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई से, तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाएंगे, जिससे हमें इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के और भी रीजंस होते हैं, बट मनी सप्लाई एक बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। तो किस तरह से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करें ताकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड रहे, राइट। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट या फिर हम बोल सकते हैं रीपर्चेज रेट। रेपो रेट या रीपर्चेज रेट का मतलब क्या है कि अगर सेंट्रल बैंक, इसमें क्या होता है, कमर्शियल बैंक को अगर कुछ भी पैसा चाहिए, ठीक है, आगे लोन्स देने के लिए, तो वो रीच आउट करेगा सेंट्रल बैंक को,
ठीक है। और सेंट्रल बैंक फ्री में तो पैसा देंगे नहीं, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे। तो जिस रेट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, देखिए ये है हमारा सेंट्रल बैंक और ये है कमर्शियल बैंक्स, राइट। तो अगर और इधर आ जाती है हमारी पब्लिक। ठीक है, तो अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसा चाहिए सेंट्रल बैंक से, ठीक है, अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसा चाहिए सेंट्रल बैंक से तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट आप पे करते हो, जिस रेट पे आपको पैसा मिलेगा, यानी कि कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे सेंट्रल बैंक अमाउंट लेंड करेंगे उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, राइट। तो ये रेट क्या होता है? रेपो रेट। और ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब मान लो कि इकोनॉमी में हमें पब्लिक के हाथ में पैसा कम कर देना है, मनी सप्लाई को कम करके चलना है। तो उस केस में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज करने से क्या मतलब है? देखिए, अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया गया तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक के लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि मान लो पहले आपको जो लोन है वो 8% पे मिल रहा था, ठीक है, कमर्शियल बैंक को जो लोन है वो 8% पे मिल रहा था सेंट्रल बैंक से, बट अब वो रेट 8% से इंक्रीज कर दिया गया 15% पे। तो ऐसा हो गया अगर, तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक या तो पैसा बोरो ही नहीं करेंगे या फिर कम बोरो करेंगे, क्योंकि महंगा पड़ेगा लोन, है ना। तो इससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो गया। अब जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कमर्शियल बैंक के लिए इंक्रीज हो गया तो ये क्या करेंगे? ये आगे लेंडिंग रेट्स इंक्रीज कर देंगे। मतलब अगर पब्लिक को पैसा चाहिए होगा, पब्लिक को अगर लोन चाहिए तो यहाँ पे ये अपने लेंडिंग रेट्स भी इंक्रीज कर देंगे, पब्लिक को लोन महंगे मिलेंगे। ठीक है, और अगर पब्लिक को लोन महंगे मिल रहे हैं तो उससे क्या होगा? पब्लिक लोन लेना थोड़ा सा कम कर देगी और मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, तो समझे कॉन्सेप्ट को? रेपो रेट मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसा चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक के पास रीच आउट करेंगे। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देते हैं उसे हम कहते हैं रेपो रेट, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, और अगर हमने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो उससे कमर्शियल बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी और वो फर्दर आगे पब्लिक के ऊपर वो अपना जो बर्डन है वो शिफ्ट करेंगे बाय इंक्रीजिंग द लेंडिंग रेट्स। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही, बैंक रेट। बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट। तो बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही सेम है। ठीक है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है उसे हम रेपो रेट या फिर बैंक रेट बोलते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अगर आपको मनी सप्लाई को कम करना है तो हम अगेन बैंक रेट इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, राइट। चलो, इसके बाद तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब रेपो रेट का बिल्कुल ही अपोजिट है। मान लीजिए कि ये हमारा कमर्शियल बैंक, ठीक है, और ये है सेंट्रल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक के पास कुछ भी सरप्लस फंड्स हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा है, तो सेंट्रल बैंक बोलता है कि यार ये पैसा आप हमें हमारे पास डिपॉजिट कर दो, हम आपको उस पर इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो अगर कमर्शियल बैंक अपना पैसा यहाँ सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करता है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, राइट। तो इस रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एकदम उल्टा हो रहा है। यहाँ पे कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे हैं जिसपे उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, राइट। अब अगर आपको एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना है तो उस केस में सेंट्रल बैंक ये रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने से क्या होगा कि अब कमर्शियल बैंक के लिए फायदा है। अगर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया गया तो कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर देंगे। तो कमर्शियल बैंक के पास जो अमाउंट रह गया लोन देने के लिए टू द जनरल पब्लिक वो भी कम हो जाएगा। अब जब लोगों के हाथ में पैसा ही कम आएगा, वो लोन ही कम लेंगे, तो क्या होगा? मनी सप्लाई खुद ही कम हो जाएगी। ठीक है, समझे क्या हो रहा है कि अगर रिवर्स रेपो रेट को हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंक अपना मेजर अमाउंट ऑफ मनी सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करेंगे, जिससे
जो लोन देने की पावर है कमर्शियल बैंक के पास वो कम हो जाएगी, ठीक है, और मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है, ये केस है। और अगर आपको मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है तो हम बिल्कुल ही रिवर्स केस फॉलो करते हैं, राइट, ठीक है। चलो इसके बाद फोर्थ पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनका बाइंग एंड सेलिंग करना इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। हमारा जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करता है, ठीक है, पब्लिक के साथ और कमर्शियल बैंक के साथ, उसी हम पूरे प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, अगर आपको एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल बैंक है वो सिक्योरिटीज को सेल कर देता है। मतलब अगर ये हमारा सेंट्रल बैंक और उसके पास एक सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी है, राइट, और ये है पब्लिक। अगर आपको पब्लिक के हाथ से पैसा ले लेना है, ठीक है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो सेंट्रल बैंक ये सिक्योरिटी पब्लिक में इशू कर देगा, सेल कर देगा। उससे क्या होगा कि जितना ही पैसा है पब्लिक के पास वो कहां पे आ जाएगा, वो आ जाएगा सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है, राइट। तो क्या हुआ, मनी सप्लाई कम हो गई ना, ठीक है। तो अगर आपको मनी सप्लाई को कम करना है तो आपके पास एक और तरीका है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल कर दो और जितना ही पैसा है पब्लिक के पास वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, जिससे कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मनी सप्लाई को सॉरी यहाँ पे मनी सप्लाई कम आएगा, ठीक है, मनी सप्लाई को अगर आपको इंक्रीज करना है यानी कि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाना है, तो क्या करोगे, ये सेंट्रल बैंक, ये पब्लिक, हम क्या करेंगे, हम सिक्योरिटीज को बाय कर लेंगे। सिक्योरिटीज आपके पास आ गई, पैसा किसके पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको मनी सप्लाई को कम करना है तो हम सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं, जिससे सारा का सारा पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। और अगर आपको मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो हम सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद वो अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है लीगल, फोर्थ पॉइंट है लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो क्या है, देखिए अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, उसी से रिलेटेड है ये लीगल रिजर्व रेशो। इसका मतलब यही होता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको सारा अमाउंट लोन के फॉर्म में नहीं देना, कुछ रिजर्व मेंटेन करना है, कुछ पैसा सेव करके चलना है, जिसे हम लीगल रिजर्व रेशो कहते हैं। और इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, एक आता है CRR और एक आता है SLR। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, और SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। देखो अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स 100 रुपए डिपॉजिट है और लोन प्रोवाइड कर दिया कितना, 80, ठीक है, तो जो रिमेनिंग रहा वो 20 हम रिजर्व मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब रिजर्व्स में भी दो चीजें हैं, CRR एंड SLR। इसका मतलब क्या है कि अगर कमर्शियल बैंक अपना कुछ रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व, ठीक है। अगर आपने ये सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करा है तो हम उसे बोलेंगे CRR, और जो आप अपने पास रिजर्व करते हो, ठीक है, अपने पास रिजर्व करते हो, उसे हम कहते हैं SLR। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर हम इसका इम्पैक्ट मनी सप्लाई पे देखें तो अगर आपको एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करनी है तो जो रेशो है, जो ये CRR है, इसे इंक्रीज कर दिया जाता है, या फिर SLR को हम इंक्रीज कर देंगे। इससे क्या होगा, इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिजर्व बनाने पड़ेंगे और बाकी अमाउंट ऑफ लोन के फॉर्म में दोगे, ठीक है। मान लो ये डिपॉजिट हमारे 100 रुपए हैं, ठीक है, और पहले जो हमारा CRR था वो था 20%, ठीक है, 20% CRR। तो यानी कि आपको 20 रुपीज रिजर्व करने हैं और बाकी 80 का लोन दे देना है, ठीक है। अब अगर मुझे मनी सप्लाई को कम करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं CRR इंक्रीज कर दूंगी, यानी कि मैं ये 20% से हटके मान लो 40% कर दिया, ठीक है, तो मुझे 40
₹40 का तो रिजर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं इसको कट करके लिखती हूँ, इससे आप लोग समझो कि मैंने क्या करा, मैंने 40 का तो रिजर्व बना दिया और लोन देने के लिए भी मेरे पास सिर्फ ₹40 बचे। तो क्या हुआ, मनी सप्लाई कम हो गई ना, लोगों को लोन कम मिलेगा, राइट, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, परचेजिंग पावर को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम CRR या फिर SLR को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे लोन कम दिए जाएंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, राइट, ओके। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसी वाले मेन पॉइंट के अंदर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है, तो लोन अमाउंट और जो सिक्योरिटी आप रखते हो कोलेट्रल के फॉर्म में, ठीक है, उन दोनों की वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द मार्जिन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको लोन लेना है ₹100 का, ठीक है, अभी हम रुपीज में वैसी बात कर रहे हैं, ₹100 का आपको लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी एज अ कोलेट्रल, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू, मान लो सिक्योरिटी की वैल्यू है 150, ठीक है, ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, तो लोन आपको ₹100 का लेना है, सिक्योरिटी आपके पास ₹150 की, इनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द मार्जिन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें मनी सप्लाई को कम कर देना है, तो उस केस में ये जो मार्जिन है, ये इंक्रीज कर दिया जाता है। मतलब अगर आपको लोन ₹100 का ही लेना है, बट आपको सिक्योरिटी ₹180 की लानी पड़ेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा यार, ₹150 ही सबसे पहले आप मैनेज करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, है ना। ₹150 की सिक्योरिटी अगर आप ला रहे हो, वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अगर सिक्योरिटी का अमाउंट और बढ़ा दिया जाए कि अगली बार जब आपको लोन चाहिए, तो 180 की सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो वो अगेन आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि हम इतनी महंगी सिक्योरिटी लाएं कहाँ से, है ना। अभी हम सिंपल छोटे अमाउंट में बात कर रहे हैं, बट अगर हम लैक्स में या करोड़ में बात करेंगे, तो वो आप समझ पाओगे। तो अगर हमने 180 कर दिया है उस केस में सिक्योरिटी का अमाउंट, तो अगेन वो पब्लिक के लिए एक डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, और वहां से वो लोन लेना थोड़ा सा कम कर देंगे, राइट। समझे, देखो क्या हो रहा है कि लोन तो ₹100 का ही है, बट सिक्योरिटी आपको लानी पड़ेगी 180 की, ठीक है। तो 150 आपके लिए, सबसे पहले तो यार 150 की सिक्योरिटी आपको मैनेज करना आपके लिए डिफिकल्ट है। अगर सिक्योरिटी अमाउंट बढ़ा दिया गया, तो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, ये पब्लिक को डिस्करेज करता है टू बोरो मनी, राइट। तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, पब्लिक लोन कम लेंगी, ठीक है। तो अगर आपको मनी सप्लाई को कम करना है, तो मार्जिन हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर। के बाद समझते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट था कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसका मतलब ये है कि एक कंट्री में जितनी भी फॉरेन करेंसी है, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उनको मेंटेन हमारा सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। अगर कोई भी फॉरेनर्स घूमने आ रहे हैं इंडिया में, तो फॉरेन करेंसी आएगी इंडिया में, है ना। इसी तरह से अगर वो हमारी कंट्री से कुछ भी सामान परचेज कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, तो अगेन हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। तो जितनी फॉरेन करेंसी है, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उनको मेंटेन कौन करता है, सेंट्रल बैंक। और एक कंट्री में जितने ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर वो कंट्री बन जाती है, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि हमने समझा, और इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के। एक बार देखते हैं फिर से हम फ्लो चार्ट बना के कि क्या क्या फंक्शंस हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि हमने पहला फंक्शन क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था करेंसी अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि जितनी भी करेंसी एक कंट्री में होगी, वो इशू कौन करेगा, सेंट्रल बैंक, एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स विच आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था बैंकर टू दी गवर्नमेंट, की किस तरह से सेंट्रल बैंक एक्ट करता है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, जिसमें आपने 3 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले एज अ बैंकर, दूसरा एज एन एजेंट, और तीसरा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर।
फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका जो बैंकर है वो हमारा सेंट्रल बैंक है, जिसमें आपने अगेन 3 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, दूसरा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, और तीसरा क्लियरिंग हाउस। ठीक है, और सुपरवाइजर का रोल भी प्ले करता है सेंट्रल बैंक ही। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने 4th पॉइंट पढ़ा था, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, जिसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा था रेपो रेट क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी बैंक रेट की। इसके बाद हमने देखा था रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट RRR। ठीक है, राइट। और हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने बात करी थी ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, हमने लीगल रिजर्व रेशो देखा जिसमें आपने CRR और SLR समझा, और उसके साथ साथ हमने देखा मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, यही पॉइंट्स थे बस। ठीक है जी, ये हो गया। और उसके बाद आपने 5th पॉइंट क्या पढ़ा, अपना 5th पॉइंट था, यही लिख देती हूं मैं। 5th पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है, और मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाने की कोशिश करी। तो आप एक बार इनको बुक से रीड जरूर करना। आज मेरे पास नोट्स नहीं थे बिकॉज मैंने बहुत ही जल्दबाजी में वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करे। बुक से रीड करो और ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, स्पेशली ये जो 4th पॉइंट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो, रीड कर लो। किसी पॉइंट में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट आप कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, चलो यार शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर होता क्या है ये समझो। देखो, जब भी आप बैंक में कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो बैंक उन इनिशियल डिपॉजिट की मदद से कई गुना पैसा बनाता है। किस कॉन्सेप्ट को यूज करके, मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक है, कि आप बैंक में कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक उस इनिशियल डिपॉजिट की मदद से कई टाइम्स, कई गुना पैसा बनाता है, जिसे हम इस टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर commercial banks are able to create credit which is in far excess of initial deposits। ठीक है, which is in far excess of initial deposit, मतलब कि मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को यूज करके कमर्शियल बैंक इनिशियल डिपॉजिट से कई गुना पैसा बनाते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम समझते हैं, बट देखो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस तो लेनी होती हैं, तो 2 अजम्पशंस आपको यहाँ पे कंसीडर करनी है। सबसे पहले, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट। ठीक है, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है हमारी कंट्री का, उसको हम एक यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, जिसे हमने बोला है बैंक। ठीक है, दूसरी चीज, all the receipts and payments in the economy are routed through banks only। मतलब कि जितना ही पैसा आएगा वो सारा का सारा बैंक में आएगा। अगर कुछ भी पेमेंट्स होती हैं तो वो बैंक से ही डिडक्ट होंगी। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे कैश को कंसीडर ही नहीं करना, सारा डेबिट और सारा क्रेडिट बैंक के थ्रू ही होगा। ओके, अब समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है। सबसे पहले हमने लिखे हैं राउंड्स, दूसरा है डिपॉजिट, इसके बाद लोन, एंड चौथा है LRR। मनी मल्टीप्लायर का जो एक कॉन्सेप्ट है ये LRR पे बेस्ड है। LRR मतलब कि आप जब भी पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक्स में, जैसे कि इस केस में इनिशियल डिपॉजिट है 1000। इनिशियल डिपॉजिट मतलब कि आपने बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट करे, तो बैंक ये 1000 रुपये अपने पास नहीं रखता, बैंक इस 1000 रुपये को आगे लोन के फॉर्म में दे देता है। बट कंडीशन ये है कि बैंक सारा का सारा डिपॉजिट लोन के फॉर्म में नहीं दे सकता, कुछ अमाउंट आपको रिजर्व करना पड़ता है, सेव करना होता है, जिसे हमने बोला है LRR। ठीक है, LRR क्या है? LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशियो।
ठीक है, या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो कि मैंने आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में बताया था कि बैंक्स को कुछ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिजर्व करना पड़ता है, और ये जो रेशो है ये कौन बताता है, ये सेंट्रल बैंक बताएगा। ठीक है, तो ये जो रेशो है ये आरबीआई बताता है कि आपको कितना अमाउंट रिजर्व करना है, कितना % रिजर्व करके चलना है। ठीक है, अब समझो क्या है इसमें। सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट जो बैंक के पास आए वो 1000 रुपीज़ है। ठीक है, और हमने इस क्वेश्चन में कंसीडर करा है कि LRR 20% है। ओके, तो आप 1000 का 20% जब निकालोगे तो वो आएगा 200। तो 200 का बैंक ने रिजर्व बनाया, और जो रिमेनिंग 800 है वो बैंक ने लोन के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, फर्स्ट केस यही है कि 1000 इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, 200 रुपये का रिजर्व बनाया और रिमेनिंग 800 लोन दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 800 रुपये हैं ये वापस से बैंक में आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यार जब आप लोन दोगे किसी को भी तो वो उसके बैंक अकाउंट में तो जाएगा। ठीक है, अगेन बैंक में कितना डिपॉजिट आ जाएगा, 800। ठीक है, अभी हमने अजम्पशन पढ़ी यहाँ पे कि जितने भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं वो बैंक्स के थ्रू ही होगा। तो अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो लोन का पैसा किसी के बैंक अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, अगेन 800 रुपये बैंक में आ गए, बैंक इसका 20% रिजर्व बनाएगा, यानी कि 160 का रिजर्व बनाया और 640 का लोन दे दिया। ठीक है, फिर से वही चीज़ रिपीट होगी कि ये 640 किसी के बैंक में आएंगे। ओके, 640 का डिपॉजिट हो गया, 640 का 20% यानी कि 128 का रिजर्व बनाया और 512 का लोन दे दिया। ओके, फिर से यही चीज़ रिपीट होती जाएगी कि 512 यहाँ पे आएंगे, उसका 20% आप रिजर्व बनाओगे और रिमेनिंग लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस है, ये चलता रहता है। 4th राउंड 5th राउंड, इसके बाद चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बस हमने आखिरी में देखना है कि यार टोटल कितना बना। तो टोटल जो डिपॉजिट बने बैंक के वो हो गए 5000। ठीक है, स्टार्ट किया था 1000 से और कितने डिपॉजिट हो गए 5000। 5000 का 20% 1000 रिजर्व बन चुके और 4000 का बैंक ने लोन दे दिया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि बैंक्स ने इनिशियल डिपॉजिट 1000 की मदद से 5000 डिपॉजिट क्रिएट कर लिए। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, किस पे बेस्ड है ये, इनिशियल डिपॉजिट और LRR पे बेस्ड। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल डिपॉजिट्स बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट 5 गुना हो गए हैं इनिशियल डिपॉजिट के। देखो इनिशियल डिपॉजिट थे 1000, उसका 5 गुना करोगे, 5 टाइम्स करोगे तो टोटल डिपॉजिट आ जाएंगे 5000। ठीक है, और ये जो 5 टाइम्स है इसी को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज ड्यू टू गिवन चेंज इन इनिशियल डिपॉजिट। ओके, किस नंबर से कितना टाइम्स टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू चेंज इन इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। राइट, अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेबल कब ख़त्म करनी है। तो यार देखो सिंपल चीज़ है, आपके जो इनिशियल डिपॉजिट हैं ये अगर टोटल रिजर्व के इक्वल हो गए तो वहाँ पे आपकी टेबल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हमें एग्जाम में पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना है यहाँ पे, ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो। हमें बस स्टार्टिंग के 3-4 राउंड्स दिखाने हैं और लास्ट में टोटल दिखा देना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन टोटल रिजर्व्स बिकम्स इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। जब इनिशियल डिपॉजिट टोटल रिजर्व्स के इक्वल हो जाएंगे तो हमारी ये टेबल भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 5000 आना है ना, ये तो मैंने अभी लिख दिया, बट ये 5000 टोटल डिपॉजिट आया कैसे, तो उसके लिए आपको सिंपली मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसको आपको अप्लाई करके मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे आएगी, अगर हम देखें तो आ जाएगा 1/20% हमें LRR गिवन है, तो 1/20% जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स आ गया हमारा मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 है उसका 5 टाइम्स करोगे तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है मनी मल्टीप्लायर का पूरा टॉपिक। अब एक और चीज़, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो 800 रुपये हैं, अगर किसी डिपॉजिटर ने सारे के सारा पैसा विड्रॉ कर लिया तो कैसे काम होगा। तो देखो उसमें हमें एक अजम्पशन लेनी होती है कि ऐसा कभी नहीं होता कि सारे के सारे डिपॉजिटर एक ही टाइम पे सारा अमाउंट विड्रॉ कर लें। और दूसरी चीज़, बैंक के पास डिपॉजिट्स का इनफ्लो चलता रहता है।
ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज मैंने लिखी हुई है, all the depositor do not approach banks at the same time for withdrawal of amounts and there is constant flow of new deposits in the banks। कि मान लो मैंने बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो हो सकता है कि किसी और डिपॉजिटर ने अपना अमाउंट डिपॉजिट कराओ, तो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आते रहते हैं, ठीक है, इनफ्लो हमेशा रहता है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से बैंक्स ने इनिशियल डिपॉजिट को यूज करके टोटल डिपॉजिट्स बनाए, ठीक है। टेबल खत्म कब होगी? जब इनिशियल डिपॉजिट्स रिजर्व्स के इक्वल हो जाएंगे तो हमारी टेबल भी एंड हो जाएगी, राइट। अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मुझे इसे इरेज करना होगा, तो जल्दी से नोट करो। तो चलो भाइयों, क्वेश्चन करते हैं, और 2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बट उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो 2 फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/LRR, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा होता है टोटल डिपॉजिट्स इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। जैसे कि अभी पिछले वाले टेबल में हमने देखा कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 थे और मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स आया था, तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट 5000 हो गया था, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इफ टोटल डिपॉजिट्स आर 12,000 crores एंड LRR इज 25%, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। आपको टोटल डिपॉजिट बताए हैं और LRR का आपको परसेंटेज दिया हुआ है, हमें इनिशियल डिपॉजिट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो, LRR दिया है तो सबसे पहले हम निकालेंगे मनी मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मनी मल्टीप्लायर विच इज इक्वल्स टू 1/LRR, ठीक है। और LRR कितना है? 25%, तो 1/25%, या फिर हम बोल सकते हैं 1/0.25 विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स आ गया आपका मनी मल्टीप्लायर, राइट। हमें निकालना है इनिशियल डिपॉजिट, तो मैं ये सेकेंड फॉर्मूला यूज करूंगी। कैसे? टोटल डिपॉजिट्स इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। आप लोग फुल फॉर्म यूज करना और फॉर्मूले अप्लाई करके आना क्वेश्चंस में, ठीक है। टोटल डिपॉजिट हमें दिए 12,000 इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो इनिशियल डिपॉजिट आपके पास कितना आएगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 3,000 crores। ये हो गए हमारे इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। इस तरह से करना है, दोनों फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं, और जब भी आप क्वेश्चन करो एग्जाम में तो फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है, इनिशियल डिपॉजिट आपको दिए हैं 200 crores, टोटल डिपॉजिट्स हैं 1600 crores, हमें LRR निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे? सेकंड फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, टोटल डिपॉजिट्स इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। टोटल डिपॉजिट है 1600, इनिशियल डिपॉजिट है 200, और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको मनी मल्टीप्लायर से, तो आपके पास मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 1600 डिवाइडेड बाय 200 विच इज 8 टाइम्स, ठीक है। टाइम्स लिखना मत भूलना, ये ज़रूरी है, ओके। ये हो गया। फिर आप निकाल दो LRR, तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर है 8 और 1/LRR, तो यहाँ से आप निकालोगे तो आएगा 1/8 विच इज इक्वल्स टू 0.125, या फिर अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? और 12.5%, ठीक है। ये हो गया हमारा LRR की वैल्यू, ठीक है। तो 2 ही फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं कि मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR और दूसरा टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बेसिक हैं और इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है।
सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। हम लोगों ने मनी मल्टीप्लायर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, 2 न्यूमेरिकल्स भी कर लिए और इसी के साथ हमारी मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट कंप्लीट हुई। 3 वीडियोस में हमने पूरा ही यूनिट कंप्लीट करा। सबसे पहले मैंने आपको मनी चैप्टर करवाया, दूसरी वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शंस हमने डिस्कस करे और आज हम लोगों ने मनी मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना और शेयर करके जाना। थैंक यू सो मच।